जापान में हाल ही में एक ऐसा चुनाव हुआ है जिसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है और जिसके बाद सनाए तकाइची सत्ता में आई हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस बड़ी जीत का जापान के लिए आखिर मतलब क्या है। क्या ये वाकई एक नए दौर की शुरुआत है? तो इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला नतीजा क्या रहा? वो था 2/3 का सुपर बहुमत। अब देखिए, जापानी राजनीति में ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुमत सरकार को इतनी ताकत देता है कि वो देश के संविधान तक में बदलाव कर सकती है। और इस जबरदस्त जीत के साथ सनाए ताकाइची बन गई हैं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये सच में देश के इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी जीत उस देश के लिए असल में क्या मायने रखती है, जहां पिछले कुछ समय से राजनीतिक तौर पर काफी उथल-पुथल मची हुई थी। जरा सोचिए, पिछले कुछ सालों से जापान की राजनीति में एक तरह की अस्थिरता थी। प्रधानमंत्री आते जाते रहे, सरकारें स्थिर नहीं रह पा रही थीं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस चुनाव ने उस दौर को खत्म कर दिया है। तकायाची की पार्टी एलडीपी ने अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और फिर जापान इनोवेशन पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने वो हासिल किया जिसे कहते हैं सुपर मेजॉरिटी। चलिए अब इस पूरी कहानी के जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं, यानी सनाए तकाइची, उन पर आते हैं। देखते हैं कि उन्होंने ये सब हासिल करने के लिए राजनीतिक बिसात पर कौन सी चालें चली। देखिए, उनकी जीत का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा सोचिए, उनका 26 साल पुराना गठबंधन कोमेटो पार्टी के साथ टूट जाता है। ऐसे में उन्होंने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया, एक नई पार्टी के साथ गठबंधन किया और तुरंत मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी। ये एक ऐसा दांव था जो पूरी तरह से उनके खिलाफ भी जा सकता था। पर हुआ क्या? उनका ये दांव कामयाब रहा और उन्हें एक ऐतिहासिक जीत मिली। तो आखिर ये सनाए तकाइची हैं कौन? उन्हें एक बहुत ही मेहनती, दृढ़ और लोकप्रिय नेता के तौर पर जाना जाता है, खासकर युवाओं के बीच। वो एक कंजर्वेटिव लीडर है और उनकी लीडरशिप स्टाइल काफी मजबूत मानी जाती है। और हाँ, वो जापान की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं। अच्छा, अब जब इतना बड़ा जनादेश मिला है, तो ये देखना जरूरी है कि ताकाइची किन मुख्य नीतियों को आगे बढ़ा सकती हैं। अगर उनकी नीतियों को एक शब्द में समेटना हो, तो वो है ताकत। वो जापान की रक्षा क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनका जोर है और चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे पड़ोसियों को लेकर उनका रुख बेहद कड़ा रहने वाला है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात देखिए, चीन ताइवान के मुद्दे पर उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है। एक तरफ चीन है जो ताइवान पर अपना हक जताता है, वहीं दूसरी तरफ तकाइची की सरकार ताइवान को एक पार्टनर, एक सहयोगी के रूप में देखती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान सैन्य मदद देगा। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और साहसिक बयान है। तो ये तो हुई विदेश नीति की बात। अब आते हैं उनकी आर्थिक योजना पर, जो उतनी ही बोल्ड है। ये एक खास फिलॉसफी पर आधारित है जिसे एबेनॉमिक्स कहते हैं। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये है क्या चीज़। इकोनॉमिक्स असल में एक आर्थिक रणनीति है जिसे तकाइची आगे बढ़ाना चाहती हैं। इसे डिजाइन किया था पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने और इसका मकसद था जापान की अर्थव्यवस्था को मंदी, धीमी ग्रोथ और डिफ्लेशन के एक लंबे बुरे दौर से बाहर निकालना। ये पूरी पॉलिसी 3 मेन पिलर्स या कह लीजिए 3 स्तंभों पर टिकी है। इन्हें अक्सर 3 तीर भी कहा जाता है जो एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हैं। तो पहला तीर है एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए। अर्थव्यवस्था को एक गाड़ी की तरह मान लीजिए। अगर गाड़ी धीमी पड़ जाए तो उसे रफ्तार देने के लिए फ्यूल चाहिए, है ना? बस सेंट्रल बैंक वही करता है। वो बाजार में खूब सारा पैसा डालता है, ब्याज दरें कम कर देता है ताकि लोग और कंपनियां ज्यादा खर्च करें, ज्यादा निवेश करें और अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से दौड़ने लगे। दूसरा तीर है सरकारी खर्च बढ़ाना। मतलब सरकार खुद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाती है, जैसे सड़कें बनाना, पुल बनाना, ट्रेनें चलाना। इससे होता क्या है? देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधरता ही है, साथ ही लोगों को नौकरियां मिलती हैं और इकोनॉमी को सीधा बूस्ट मिलता है। और आखिरी तीसरा तीर है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। मतलब लंबे समय के लिए बदलाव लाना, जैसे लेबर मार्केट में सुधार करना,
ताकि ज्यादा महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी काम कर सकें और कंपनियों के काम करने के तरीके को बेहतर बनाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक मजबूत नेता और एक इतनी साहसिक आर्थिक योजना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जापान के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? और यही बात हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आती है। अपनी कंजर्वेटिव सोच जो थोड़ी बहुत ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की याद दिलाती है, और अपनी आक्रामक नीतियों के साथ ताकाइची को इतिहास में कैसे याद रखा जाएगा? क्या वो एक ऐसी मजबूत नेता बनेंगी जिसकी जापान को जरूरत थी, या फिर एक ऐसी कट्टरपंथी शख्सियत जो देश को एक नई और कहीं ज्यादा आक्रामक दिशा में ले गई? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।